हेलो एवरीवन, हम करने वाले 200 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इनको अच्छे से करना है, जो कंसेप्ट सीखा उन्हें अच्छे से सीखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर तुमने एग्ज़ाम से पहले अगर 3 बार जो कर लिया तो तुम्हें आने वाला पेपर बहुत आसान लगेगा और सारे लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। ये पहला पार्ट है, हम लगभग 200 क्वेश्चंस करेंगे 20-20 के पार्ट्स में। पहले पार्ट को अच्छे से समझना है और खुद से सोल्व करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई वाज वोल्टा एक्सपेरिमेंट विद डिसिमिलर मेटल्स एंड मोस्ट कंडक्टर सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या मतलब इस चीज़ का? ये कह रहा है कि वोल्टा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, पहले हिस्ट्री समझो इस चीज़ के ना। पहले क्या मानते थे अपन कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ यही बिजली पैदा कर सकते हैं, चीज़ों को आपस में घिसने से ही बिजली पैदा हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को गलत प्रूव कर दिया वोल्टा ने। वोल्टा ने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 2 रॉड रखी, इसके अंदर कुछ एसिड भरा, तो देखा गया केमिकल रिएक्शन से भी करंट बन सकता है। तो इस चीज़ को इसने गलत प्रूव कर दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करंट बना सकते हैं या घिसने ही चीज़ें बनती हैं, केमिकल रिएक्शन से भी आपका जो है करंट बन सकता है। आपने वोल्टेक सेल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वही सेल होता है, उसके नाम से वोल्टेक सेल है। और प्लस आप एक चीज़ ये भी देखते हो कि आप कहते हो ना 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट क्या है, वोल्टा के नाम से तो आया है ना। तो इसने क्या प्रूफ किया कि केमिकल रिएक्शन से भी आप करंट बना सकते हो, विभवांतर बना सकते हो या पोटेंशियल बना सकते हो। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहा है कि जीवित तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। विद्युत विभव बिना घर्षण के उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने प्रदर्शित किया है कि विभवांतर को रासायनिक रूप से बनाया जा सकता है ना। तो ये चीज़ें समझनी है। वोल्टेक ने क्या किया था, केमिकल रिएक्शन से विभवांतर उत्पन्न किया था। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। सबसे पहले अपने को फार्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है। यानी ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। ओके, चलो देखो ऑप्शन क्या है कि संपूर्ण स्थान में स्थिर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चीज़ों को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम होता है। तो ये बात तो गलत है। दूरी के साथ रेखीय रूप से बदलता है, रेखीय रूप से नहीं बदलता है। ये अगर प्रोपोर्शनल होता ना आर के तब रेखीय रूप से बदलता, ऐसी बात नहीं है। आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं होता है। आर के व्युत्क्रमानुपाती तो होता है लेकिन आर स्क्वायर के होता है ना, ये भी बात गलत है। आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस फिक्स पोजिशन एट मिड पॉइंट बिटवीन देम, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। समझो चीज़ों को। क्या कह रहा है कि 2 चार्ज रखे हैं, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, इनके बीच में एक कोई तीसरा चार्ज रख दिया, इस पर फोर्स किधर लगेगा, पहले कंसेप्ट सीखो। क्या देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है इससे, है ना। ओके, तो ये बाहर की तरफ धक्का देता है। नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अंदर की डायरेक्शन में होती है, ऐसे सोचो। पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ धक्का देगा ना, ऐसे जाएगी इसमें डायरेक्शन। नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है तो फिर भी इसमें इसी डायरेक्शन जाएगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी उसकी डायरेक्शन, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। चेक करो ऑप्शन देखो, जीरो होता है क्या, नहीं होता है। पॉजिटिव की तरफ होता है क्या, नहीं नहीं। देखो नेगेटिव की तरफ है ना, नेगेटिव की तरफ होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। जोड़ने वाली रेखा के लंबवत होता है कि परपेंडिकुलर थोड़ी होता है क्या, ये ऐसा थोड़ी होता है क्या, नहीं गलत बात है, ये भी गलत हो गया। तो क्यों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चेक करो, किसी धारावाही चालक में प्रति इकाई समय में क्षय होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या करते हैं। एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, क्या मतलब इस चीज़ का, देखो आपकी पावर जो होती है, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये फार्मूला होता है। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ क्या है, ये किसके बराबर होती है, ये होती है पावर के बराबर, शक्ति के बराबर, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट डी, है ना, पावर, शक्ति। इस सवाल को देखो, ये कह रहा है कि अ फैक्ट्री रिसीव्स 100 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन विथ रेजिस्टेंस 5 ओम
if the transmission voltage is doubled without changing the power transmit requirement of the factory, what happens to power loss in transmission line? क्या मतलब इस चीज़ का, चीज़ों को समझो। ये कह रहा है कि 100 किलोवाट वाली शक्ति किसी फैक्ट्री को दी जाती है, उसमें बिना बदले पावर को बिना बदले अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो शक्ति हानि कितनी होगी। ओके, कैसे करना है? सबसे पहले दो फार्मूले याद होने चाहिए आपको। कौन सा फार्मूला? पावर बराबर होता है वी आई। ओके, पावर बराबर वी आई होता है। इसने क्या कहा कि पावर उतनी ही रहनी चाहिए, वोल्टेज को डबल कर दिया तो एक चीज समझो, अगर वोल्टेज को डबल कर दिया तो आई आधी हो जाएगी। नहीं आया सर समझ में, कैसे हुआ? देखो समझो चीजों। हमारे पास 10 चॉकलेट हैं, 2 इंसानों में उसे बांटनी है। या तो मैं 5 दे सकता हूँ, या मैं ऐसा भी कर सकता, एक को 6 दे दूँ, एक को 4 दे दूँ, या एक को 7 दे दूँ, एक को 3 दे दूँ। कुल चॉकलेट तो मेरे पास 10 ही रहेगी ना। उसी टाइप से अगर मुझे चॉकलेट फिक्स रखनी है और अलग अलग इंसानों बांटनी है तो मैं ऐसे बांट सकता हूँ। उसी टाइप से पावर फिक्स रखनी, पावर चेंज नहीं करनी अपने को। पावर चेंज नहीं करनी, वोल्टेज को डबल कर दिया तो कुछ तो कम करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। तो करंट आधा हो जाएगा। करंट आधा कर दो तो वोल्टेज डबल करोगे, एक दूसरे कट जाएंगे, वापस से वी आई वैसा वैसे आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मतलब करंट आधा हो जाएगा। ओके, अब पावर जो शक्ति हानि का फार्मूला होता है उसे चेक देखो, है ना। P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। देखो यहाँ आर से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आर जो है पहले भी उतना ही था तो बाद में उतना ही, तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। ये फालतू में दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए, है ना। क्या करना है तुम्हें, देखो I/2 कर दिया था अपनों ने, यहाँ से सीखा हम लोगों ने कि आई बराबर 2 हो जाए, आई बटे मतलब आधी हो जाएगी करंट, है ना। ठीक है, आई का इस दोनों का स्क्वायर करो इंटू आर, कितना हो जाएगा देखो 1/4 आई स्क्वायर आर, यही हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगी, यानी कि 4 गुना 1 1/4 ही हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 1/4 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन चेक करो, देखें ये मूल 1/4 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है ना, 1/4 हो जाएगी। इस टाइप से 2 फार्मूले याद रखना है, P बराबर वी आई होता है और P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वापस से इनसे सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक आदर्श टोरॉइड n संख्या वाले घुमाव होते हैं। मान लीजिए r उसकी एवरेज रेडियस है, तो n प्रति इकाई लंबाई में घुमाव की संख्या है, तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोरॉइड और सोलेनॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से करके ही जाना है। फार्मूला चेक करो सबसे पहले। तो फार्मूला क्या होता है इनका? B बराबर म्यू नॉट एन आई। अच्छा, एन क्या चीज़ है? एन होता है आपका, देखो यहाँ पर देखो एन बराबर होता है कैपिटल N 2πr, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश हिंदी में, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ I/2πr। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो चेक कर लो कौन सा करेक्ट होगा। देखिए म्यू नॉट एन आई 2πr, पहले ऑप्शन करेक्ट है ना, इस टाइप से करना। अगला देखो, व्हाट डज अ नेगेटिव मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इंडिकेट अबाउट द मेटेरियल? ओके, ये चीज़ भी सिखाई थी, कैसे क्या करना होता है। आपको टेबल बननी हुई होती है जिसमें अपन देखते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या अंतर होता है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो अनुचुंबकीय होते हैं यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं उनके लिए पॉजिटिव होती हैं, डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव क्या किसी ऋणात्मक पूछा ना, नेगेटिव पूछा तो ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से चीज़ों को याद रखना। अब की अगर अब की बार पूछ ले किसके लिए पॉजिटिव होती हैं तो बता दोगे ना कि इसके लिए होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए होती है। सिमिलर टाइप के सवाल आते हैं। ओके, समझना चीज़ों को। अगला देखो कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ इतनी 0.4 है और ये मूव कर रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो बताओ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ये मोशनल ईएमएफ से सवाल आए हैं, यानी कि
जब चीज़ें चलती है तो उससे ईएमएफ कैसे बनता है। इसका एक फार्मूला होता है, ईएमएफ बराबर होता है बवाल, याद रखा, बवाल क्या चीज़ होती है, बवाल। ओके, ई बराबर बी कितना दे रखा है 0.9, वी कितना दे रखा है 7, एल कितना दे रखा है 0.4, गुना कर लो बस और कुछ नहीं करना है। इसका इसमें करोगे कितना हो जाएगा 0.36 इंटू 7, तो ये लगभग लगभग हो जाएगा तुम्हारा 2.52 के समथिंग वोल्ट। इस टाइप से करना है ना, इस फार्मूले को याद रखना है। बहुत बार सवाल आ चुके हैं, बहुत बार। जब अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो उसमें देखोगे सेम टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ इनको अच्छे से करना है ना, क्योंकि बार बार रिपीटेशन होगी चीज़ों की। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है, हर बार सवाल आता है। क्या कह रहा है देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ो सबसे पहले तो, कि द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर 100 टर्न्स है उसमें, यानी कि न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना। सबसे पहले देखो क्या चीज़ दे रखी है और क्या पूछी है, उस पर फोकस करो तो आसानी सोल्व हो जाएगा सवाल। पहले देखो कि क्या चीज़ है, इसमें दे रखा है आपको 100 टर्न्स है। इधर देखो कि N1 दे रखा है तुमको प्राथमिक कुंडली में कितने टर्न्स है, द्वितीय कुंडली यानी कि N2 दे रखा है, और ये दे रखा है आपको V1। वी अपन ऐसे नहीं लिखते, अपन P और S से लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुमने ऐसे याद रखा होगा है ना। कैसे याद रखते हैं, NP प्राथमिक, NS VP, और इसमें करंट क्या दे रखा है देखो, IP दे रखा है तुमको। तो पूछा क्या है, पूछा है तुम्हें VS क्या होगा और IS क्या होगा, ये पूछा है। चलो सबसे पहले तो इक्वेशन याद करो, क्या याद कराई थी तुम्हें, कि V बराबर होता है VS बराबर VP इक्वल होता है NS बटे NP होता है, IP बटे IS होता है, यही होता है। चलो सबसे पहले तो VS कितना दे रखा है, इसको देखो 200/100 दोनों को भाग दे दो, और ये तुमने टर्न के लिख दिया। और यहाँ पर देखो VP कितना दे रखा है, VP दे रखा है तुम्हें 120। ओके, यहाँ पर अपना क्या निकालना है, VS निकालना है। 2 बार कट जाएगा इससे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो VS निकल जाएगा तुम्हारा VS बराबर कितना हो जाएगा, 120 का 2 में गुणा कर दो, नहीं समझ आएगा तुम्हें। देखो इधर ध्यान से देखो, VS बराबर ये 120 उधर जाएगा तो 120 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 240। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 120 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई भी होगा। अच्छा वोल्टेज तो निकाल लिया, अब करंट कैसे निकालें, करंट भी इसी इक्वेशन से निकल जाएगा, करंट भी इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। कैसे निकालना है देखो, ध्यान से देखो, अपना वही टर्न देखो, 200/100 इक्वल टू, देखो IP निकालना है, IS निकालना है, IS निकालना है। IP कितना दे रखा है तुम्हें, IP दे रखा है तुम्हें 10, और IS निकालना है। अब क्या करोगे देखो, इससे डिवाइड कर लो, दो दो बन जाएगा देखो। अब क्या करना है, इसको एक्सचेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, IS बराबर 10/2 यानी कि 5 निकल आएगा। अच्छा सोल्व करना है इस चीज़ को, रीअरेंज करना होता है, बस कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है ना। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखो कि एक LCR सर्किट है, LCR सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस इतना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना है, कितना है 40 है, और कैपेसिटेंस कितनी है 25 है। तो पूछा है कि तुमसे इम्पीडेंस कितना होगा, Z कितना होगा। देखो LCR परिपथ में क्या पढ़ते हैं अपन, एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या, Z निकालना। Z कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है आपको, जो बड़ा होता है, बड़ा क्या है इसमें XL है। देखो XL यहाँ पर क्या क्या दे रखा है पहले वो समझ लो, R दे रखा है तुमको, XL दे रखा है तुम्हें, और XC दे रखा है। तो कैसे करना देखो, फार्मूला क्या होता है, XL
माइनस एक्स सी प्लस आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रखो जस्ट, कैसे निकालनी है देखो। सबसे पहले अगर मैं ये सोल्व करूँगा तो कितना हो जाए, 40 माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आगे देखो कितना बचेगा, देखो सबसे पहले 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 40 में से 25 आएगा तो कितना बचेगा, देखो 15 बचेगा। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 10 का कितना हो जाएगा, 100। ध्यान से देखना है, आप कंफ्यूज मत होना है ना। 15 का कितना होता है, 225 प्लस 100, 100 कितना हो जाएगा, देखो 100 325 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। अच्छा सोचो, इसको सोल्व भी नहीं करना, आगे सोचो अगर ये 100 होता तो 10 होता, सॉरी अगर 10 100 का 10 रूट होता है ना, अगर ये होता 20, मतलब ये समझो कि 400 होता तो उसका 20 आता। फिर से समझो, अगर ये 100 होता यहाँ पर तो ये आता 10 रूट। अगर यहाँ पर 400 आता तो 20 आता है ना, 400 का 20 होता है। तो देखो 10 और ये संख्या इन्हीं के बीच में तो है 325, तो 10 और 20 के बीच में अपना आंसर होना चाहिए। 18 आएगा, 8 तो आ नहीं सकता, 28 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। डायरेक्ट ऐसे कर, अब इसको सोल्व करोगे ना टाइम लगता है, ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो। आगे देखो क्या कह रहा है कि द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जो प्रोपोगेशन है जिस डायरेक्शन में चलती है आपकी वेव, उनके बीच में कितना एंगल होता है, कितना कोण होता है। समझो इस चीज़ को। बहुत बार स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि ये उनको कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में ना। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये है जेड। ये एक्स इस डायरेक्शन में आपकी वेव ऐसे चल रही है ना, इस दिशा में जा रही है, ध्यान से समझना, इस दिशा में जा रही है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र, वो ऐसे नाचता है, देखो ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो ऐसे चलता है, इससे 90 डिग्री पे ऐसे। चीज़ों को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, मतलब सॉरी वेव उधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नाच रहा है और ये ऐसे नाचता है, इससे भी मतलब प्लेन में नाचता है, इस प्लेन में ऐसे चलता है ना। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, यानी कि आपका ई परपेंडिकुलर होता है बी के, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर वी की जगह के दे रखा है तो के ले लो, इस टाइप से होना चाहिए ई, है ना। इस टाइप से ध्यान रखना चाहिए होगा। अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल एंड द स्लिट सेपरेशन इज हाफ, द फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। देखो क्या मतलब इस चीज़ का। सबसे पहले ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार सवाल आता है, कोई पेपर इससे नहीं बचता है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बीटा याद होना चाहिए। बीटा क्या होता है, बीटा का फार्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का लेमडा डी बाई डी। क्या क्या कहा इसमें, सबसे पहले उसको अप्लाई करके देखो। क्या कहा इसने कि यदि अपन क्या करें, देखो तरंग दैर्घ्य को दुगनी कर दी जाए, यानी लेमडा को डबल कर दो मैं, चलो 2 लेमडा कर दिया, और स्लिट पृथक्करण आधा कर दिया, यानी डी को आधा कर दिया जाए, यानी कि डी बटे 2 कर दिया जाए, तो फ्रिंज बीटा कितना होगा। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है ना, बीटा, बीटा जो होती है चौड़ाई होती है। अच्छा देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसा आंसर आएगा, देखो बीटा बराबर 4 लेमडा डी बाई डी, ऐसा। बीटा 4 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4 ऑप्शन, हाँ ऐसा हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मतलब मैं
बता नहीं सकता आपको ये कितना इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी और पीएनएसटी के लिए भी और एडेट के लिए। ये फार्मूला याद रखना है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, समझो। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है ना, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सही नहीं है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा निकला होता है उसका, है ना, ये पेट निकला होता है उसका, देखो ऐसे मोटा है बहुत, रे ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। इससे बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है ना, कहाँ बनता है, इससे बना हुआ प्रतिबिंब यहाँ बनता है, देखो अक्ष पे, यहाँ पर अक्ष, एक्सिस यहाँ पर बनता है। तो देखो वास्तव में तो अंदर बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन उसने पूछा सही नहीं है, ये बात तो सही है। प्रतिबिंब छोटा होता है, हाँ बिल्कुल छोटा तो होता है। सीधा होता है, हाँ सीधा ही होता है भैया, तो ये बात भी सही है। पर वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है ना। कैसा होता है, आभासी होता है, तो ये बात गलत हो गई। कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अंदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की जो बेसिक चीजें होती है ना, कहाँ इमेज बनती है कहाँ नहीं बनती है, ये चीजें याद रखना, ठीक है, बार बार रिपीट होती हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब अवतल द्वारा वास्तविक रूप से निर्मित होता है। कैसे बनता है कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब, बात तो सही बनता ही है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होती है तब भी बनता है, ये भी सही है। ओके, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में होती है तब बना प्रतिबिंब, ये भी होता है। नहीं नहीं नहीं, वास्तविक पूछा ना तो ये नहीं होता। जब वस्तु 2f के आगे होती तो भी बनते हैं। इसमें ना ये क्वेश्चन जो है ना, ध्यान रखना, इसमें इसको गलत पूछना था या कुछ और पूछना था, क्योंकि ये सवाल पूरा है नहीं, इसमें मल्टीपल करेक्ट है। इसमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है ना। तो इसने सही पूछा है वास्तव में, तो गलत तो पूछा ही नहीं है। तो अगर अपन मान ले ज़्यादा सही मतलब, है तो वैसे तीनों सही है, ज़्यादा सही कौन सा होगा, तो अपन जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो लोग जनरली किसको मानेंगे सही, डी को। फोकस के आगे रखी होती है अवतल दर्पण द्वारा बनी गई छवि, है ना, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f। फोकस है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, 2f पे जब रखी होती ना तब बनी गई। वैसे तो ये क्वेश्चन वास्तव में बताऊँ गलत है, क्योंकि इसमें 3 करेक्ट है ना, तो ज़्यादा करेक्ट अपन डी को मान सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी घटना क्लासिकल प्रकाश सिद्धांत द्वारा समझाई नहीं जा सकती, जो अपनी क्लासिकल थ्योरी है उससे नहीं समझा सकती। क्लासिकल थ्योरी कौन सी है, सबसे पहले ये तो समझो। क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है जो तरंग प्रकृति होती है ना, तरंग वाली वेव, उससे क्या नहीं समझा सकते, उससे नहीं समझा सकते अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये चीज नहीं समझा सकती। ये किसने समझाई थी, आइंस्टीन ने समझाई थी, उसने प्लांक क्वांटम थ्योरी जो आई थी ना, पैकेट्स के रूप में होती हैं। अब देखो मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना कि लाइट पैकेट्स के रूप में होती हैं, आइंस्टीन ने दी थी। जो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे तो उनमें ये चीज़ें रिपीट होगी ना, तो चीज़ों को ध्यान में रखना है, कनेक्ट करते हुए चलो। तो क्या बताया मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सकते वेव थ्योरी से, उससे तो हम पोलराइजेशन वगैरह चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की विशेषता निम्न से कौन सी है। जो क्वांटम थ्योरी, वो देखो अभी जो बताया था ना ऊपर, क्वांटम थ्योरी क्या होती है, क्वांटम थ्योरी ये होती है कि लाइट जो होती है छोटे छोटे पैकेट्स बंडल के रूप में आती है ना, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, उसको क्वांटी जो डिस्क्रीट क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं, ऐसे ऐसे लाइट आती है,
डायरेक्ट वेव की तरह नहीं आती, ऐसे 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 नहीं आती है ना। ऐसा माना था, किसने, आइंस्टीन ने माना था, ठीक है। तो क्या कहता है कि प्रकाश सतत तरंग के रूप में आता है, यानी कंटिन्यूस वेव के रूप में आता है कि नहीं आता है? गलत। ऊर्जा छोटे छोटे क्वांटा के रूप में उत्सर्जित अवशेष होते हैं ना, बताया ना, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं इनके एनर्जी के, ये एब्जॉर्ब या एमिट होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कहना है कि वाई डज डोपिंग अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल विथ पेंट फॉस्फोरस ड्रास्टिकली इंक्रीज द कंडक्टिविटी। आपको समझाया था कंसेप्ट, क्या मतलब है देखो इस चीज़ का, ध्यान से समझना। मेरे पास एक प्लेट है, इसके अंदर सिलिकॉन है, कौन सा सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये 4 बंध बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब मैंने फॉस्फोरस डाल दिया जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 तो इसके साथ बंध बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना, यहाँ पर फॉस्फोरस लग जाएगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आवारा रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, तो वही कंडक्टिविटी कराएगा, वही उसी के कारण क्या होती है, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वही इसमें ऑप्शन होगा, कोई ना कोई, चेक करो देखें क्या बता रखा है यहाँ पर। फॉस्फोरस सिलिकॉन के बंधों को तोड़ता है और संरचना को कमजोर बनाता है, इस कारण से वृद्धि होती है। ऐसी बातें सही नहीं है। अतिरिक्त संयोजकता इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा इनपुट के कारण एक मुक्त वाहक बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट। एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसके अंदर, जो आपकी कंडक्टिविटी को क्या और करता है, बढ़ा देता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर, देखो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वोल्टेज गेन होता है और करंट गेन होता है। धारा लाभ होता है, वोल्टेज लाभ होता है। किसमें? कॉमन, जब अमीटर होता है तब। ट्रांजिस्टर, वो 3 टांगे वाला देखा है तुमने, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। उसी पर बेस्ड ये सवाल है कि इसमें क्या होता है, आपको या तो वोल्टेज गेन होता है और धारा गेन होती है। बीटा अपन उस क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ हाई वोल्टेज और हाई करंट होना चाहिए इसका आंसर, उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज और करंट वृद्धि, लाभ भी बोलते हैं इसको, कभी कभी वृद्धि जो लाभ भी दे देते हैं ना। ओके नेक्स्ट देखो, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे इसको देखकर ही डर गए होंगे। क्या कह रहे हैं इस सवाल को, पहले पढ़ते हैं चलो। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शास्त्रीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रेक्षित स्पेक्ट्रा के विरोधाभास, इसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द contradiction between the classical electromagnetic theory and observed atomic spectra that lead to Bohr postulate। समझो चीजों को। पहले ऐसा माना था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे बस। फिर चीज़ों ये आई कि फिर ऐसा मानना जाने लगा कि यार जब इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है तो ऐसे थोड़ी घूम सकता है, क्या घूमेगा तो ऐसे सांप की तरह घूमता 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 धीरे 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 नाभिक में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, है ना। जब चीज़ें घूमती हैं तो एनर्जी भी तो कुछ लगती है ना, उसमें एनर्जी हानि भी होती है। तो ये चीज़ पहले चल रही थी। फिर उसके बाद बोहर आया था, फिर बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज्ड होता है, वो सारी चीज़ें बाद में आई थी। लेकिन पहले इसे मान रहे थे अपन कि एनर्जी रेडिएट करेगा और उसमें गिर जाएगा। फिर क्यों स्टेबल होता है, फिर उसके बाद बोहर आया था, उसने बहुत सारी चीज़ें दी थी, है ना। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था उसके बाद। तो इसमें क्या था, देखो चीज़ों को समझो, चीज़ों को। तो क्या पहले मानते थे, पहले इसको क्या मानते थे पहले, कि क्लासिकल थ्योरी प्रिडिक्टेड डेट इलेक्ट्रॉन शुड नॉट इमिट। क्लासिकल थ्योरी मतलब मानते थे कि इमिट करेगा और गिर जाएगा, तो ये बात तो गलत है। The classical theory implies the electron would continuously lose energy spirally into the nucleus, yet atoms are stable and show discrete। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो समझो चीज़ों को। रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। फिर ये निकला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर चीज़ों ने, लोगों ने और ज़्यादा पढ़ाई करी तो फिर पता चला जो अपनी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो कहती थी
कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा, एटम के अगर घूमेगा तो उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन अंततः घूमता 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 नाभिक में आ जाएगा, गिर जाएगा और मतलब एटम खत्म हो जाएगा, है ना। ये थी क्लासिकल थ्योरी। फिर इसने ठीक किया था बाद में, बोहर आया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना, ध्यान रखनी है ऐसा। ओके, अब वापस बोहर पे सवाल आ गया। बोहर इस चैप्टर की जान है एक तरह से, मतलब हर बार सवाल आते आते, बोहर को अच्छे से पढ़ के जाना, बोहर मॉडल को, रेडियस निकालना कैसे, क्या चीज़ें, और भी चीज़ें सीखनी पड़ेगी तुम्हें ना। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा। बोहर का परमाणु मॉडल निम्नलिखित में से कैसे प्रस्तावित किया गया, समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। कि बोहर मॉडल जो प्रपोज किया गया था, क्या समझाने के लिए, क्या एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि बोहर आया था तो उसने स्टेबिलिटी को समझा दिया था, ये भी हो सकता है। रदरफोर्ड को तो नहीं बोलेंगे अपन। एक आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और मोशन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटर्स, इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, समझो चीज़ों। मेन तो उसने क्या समझाया है कि आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, याद है आपको कि एक जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है अलग अलग कक्षाओं में, फिर यहाँ से आता है तो नीचे आता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, वो सब आती हैं आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर ने जो दिया था उससे आती। उसके जो नियम बने थे, नियमों से फिर बाद में अपन ने ये सत्यापित कर दिया कि एटम की स्टेबिलिटी भी बता सकता है ना। तो फर्स्ट काम जो था उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाना था। बाकी सेकंड काम जो सेकेंडरी कह सकता हूँ मैं, वो कह सकता हूँ मैं स्टेबिलिटी को समझाया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सवाल आए फिर से, तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ओके, तो अपने 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, इनको अच्छे से खुद से सोल्व करो। और क्योंकि देखो ध्यान समझो, पीवाईक्यू बहुत इतने इंपॉर्टेंट, सब लोग क्यों कहते हैं पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पर आधारित सवाल बनते हैं, इन्हीं के फ्रेम पर बनता है। आपके जो नेक्स्ट सवाल आएंगे अभी आपके एग्जाम में, इन्हीं पर बेस्ड आते हैं। तो इनको अच्छे से करो, एग्जाम से एटलीस्ट पहले 3 बार जो कर लिया तुमने, तो तुम्हें आने वाला पेपर बिल्कुल बहुत आसान लगेगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अपन, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे फिर, है ना।